नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, पीएम मोदी रैपिडेक्स ट्रेन को देंगे तोहफे की, महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे के आरोप की। बात करेंगे दिग्विजय सिंह का इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर हुए वायरल की। राघव चड्ढा ने शहीद अमृतपाल का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर साधे निशाने की। दुनिया में कलह मिटे नहीं और बढ़ गए, बोले मोहन भागवत की। साथ ही जानेंगे, बेंगलुरु पुलिस ने शेषाद्रिपुरम से स्पर्श हॉस्पिटल तक बनाया ग्रीन कॉरिडोर की। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट के सम्मान समारोह में पहुंचे केजरीवाल की। बात करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से की अपील की। दिल्ली में सर्दी का एहसास, हवा में प्रदूषण बरकरार की। और आखिर में बात होगी, मौसम में अचानक बदलाव के बाद यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद आएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दौरान जल, थल और नभ यानी कि आसमान से निगरानी होगी, ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में सेंध न लगा सके। कार्यक्रम स्थल और सड़क, रूफटॉप और ड्रोन के साथ ही जवानों को हर नंदी नदी में भी उतारा जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ साफ कह दिया कि संसद में सवाल के लिए महुआ मोइत्रा पैसे लेती है। इस आरोप पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरोप पर फौरन शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को घेर दिया है। टीएमसी के संसद पर आरोप लगा कि सवाल जवाब वो करती वो पैसे से लेन देन को लेके उन्होंने सवाल उठाया था टीएमसी के नेता ने अडानी ग्रुप को लेकर। बात ऐसी है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है। फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी की, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी की, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है। उनको डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है। लेकिन मैं महुआ जी को पहचानता हूं, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग। ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है। हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धुले हैं। आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप। राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस सत्ता पे आ रही है। चलिए, लेकिन क्या जिस तरह से पत्र लिखना, लोकसभा स्पीकर को पत्र और निलंबित की बात करना, कार्रवाई की बात करने दो। विपक्ष को दबाया जा रहा है लोकतंत्र। और क्या है कि और क्या हो रहा है? और क्या है? आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है। आप संविधान को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, तो आप दूसरा क्या कर सकते? लेकिन इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लाखों इजरायली सड़क पर उतरे हैं। जिस नेतन्याहू का आप जय जयकार यहाँ कर रहे हो ना, उसके खिलाफ लाखों लोग दिखाइए, मीडिया वालों दिखाइए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार के बीच रविवार को सूबे की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया जब रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस्तीफे वाला एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया है। कांग्रेस की 144 प्रत्याशियों वाली पहली लिस्ट आने के बाद दिग्विजय सिंह का इस्तीफा वायरल होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। हालांकि लेटर वायरल होने के बाद कांग्रेस सक्रिय हो गई है। अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर भड़कते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अमृतपाल को शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्यों शहीद अमृतपाल सिंह जी के पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेट कर नहीं लाया गया, क्यों उन्हें सेना के वाहन की जगह निजी एम्बुलेंस में भेजा गया।
आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि पंजाब सरकार अमृतपाल जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। ये अग्निवीर स्कीम आनंद फानन में लागू किया गया है। दिवाली पर सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। अगर सेना का असल सम्मान करना है तो शहादत के उपरांत उन्हें पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ जाए और कॉस्ट कटिंग की आड़ में ना उनकी पेंशन रोकी जाए, ना उनका मुआवजा रोका जाए। यह है असल सम्मान। अगर भाजपा सरकार भारतीय सेना की वास्तव में सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो फोटो खिंचवाना और मिठाई खिलाना बंद करे, हमारे अग्निवीरों को सम्मान देना शुरू करे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में सेना की और सेना से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी हालत कुछ इस प्रकार है कि ओआरओपी का अपना हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए पूर्व सैनिकों को सालों तक भारत देश की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। भारतीय सेना में भर्तियां खुलवाने के लिए देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा और अग्निवीर योजना आने के उपरांत उसमें संशोधन करवाने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, उसके गलत पॉइंट्स को हटवाने के लिए देश के युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पे जो भारत की सेना का सम्मान नहीं करती। एक तरफ भाजपा की सरकार है जिसने अग्निवीर अमृतपाल जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया, सैन्य सम्मान नहीं दिया, जिन्हें पेंशन के परिवार को नहीं दी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही भगवंत मान सरकार है, जिस सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा के साथ साथ 1 करोड़ की सम्मान राशि दी, जिस सूबे की पंजाब पुलिस ने उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, अंत में मैं बस भाजपा को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश नेताओं से नहीं, ये देश सैनिकों से है, सेनानियों से है। देश की सेना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए इजराइल हमास की जंग को लेकर कहा कि दुनिया में कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। ऐसे कलह साल भर चलते रहेंगे। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। ईश्वर के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। इतनी सुविधा है लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया। ईश्वर के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार पर भी किए, आस्तिकवाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए। लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? साधन सुविधा बहुत बढ़ गई।
मनुष्य संपन्न हो गया। आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं। किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है। अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो। यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो। बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग, पैदल जाते थे, बिहड़ वनों में से जाते थे। कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे, कुछ लोग डाकुओं के द्वारा मारे जाते थे। जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था गांव में, क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं थी। लेकिन आजकल कुछ नहीं। बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जहां लोग जन्म जन्म में एकाध बार जाने की इच्छा करते थे, मानस सरोवर है, गंगा सागर है, ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग हैं। इतनी सुविधा है, लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है। दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए। अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका शुरू हो गया। ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई, लेकिन अपराध भी बढ़ गए। छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते। मानसिक विकृति बन गई, परिवार टूटने लगे, घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा। ये सब हो रहा है। अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए, उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है। हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाली 7 वर्षीय लड़की की जान बचाने वाली घटनाओं में एक मोड़ में उसके दादा के हृदय को शेषाद्रिपुरम से आरआर नगर की स्पर्श अस्पताल तक 14 किलोमीटर दूर केवल 13 मिनट और 17 सेकंड में पहुंचाया गया। रविवार को एक विज्ञप्ति के अनुसार ट्रैफिक पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले पवन सहरावत के सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली की खेल नीति दूसरे राज्यों के लिए नजीर होगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पॉलिसी बना रही है। सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया। और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं उस दिन में 3-4 दिन पहले पवन जी मेरे घर आए थे, तब भी मैंने इनको बताया था। एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया। भी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांजिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था, फिर इन्होंने सबसे ज़्यादा यही लड़ा था वहाँ पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अभी बताया गया कि हरियाणा की इतनी है, फलानी की इतनी है, आप चिंता ना करो, थोड़ा सा टाइम दो।
आपको ऐसी पॉलिसी बना के दूंगा कि सारे हरियाणा वाले भी फिर कहेंगे कि दिल्ली की इतनी है। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया है, जो कि देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं, और 5 अर्जुन अवार्डी हैं। एक कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, एक बांकनेर से है, एक जोंती से है। दिल्ली सरकार की देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो अभी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2 से 3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। जैसे हमने सुना चाइना में और अन्य देशों में वो छोटे छोटे बचपन में पकड़ लेते हैं बच्चों को, और तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए। अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चों को पकड़ लें, लेकिन बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा पैसा देके। तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है, जिसमें 13-14 साल से कम बच्चों को, अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उससे साल के 2 से 3 लाख रुपए हम देते हैं, और वो एक बोर्ड है वो तय करता है उस बच्चे का वो एग्जामिनेशन करके। फिर मिशन एक्सीलेंस है। मिशन एक्सीलेंस में आप भी थे? नहीं, अच्छा। मिशन एक्सीलेंस है, मिशन एक्सीलेंस है जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके, तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गांव देहात में जब भी जाता था, एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी, जी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे गांव देहात से निकलते हैं, लेकिन गांव देहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बवाना स्टेडियम जो है इसको पूरा चमका दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। 16 करोड़ रुपए इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किए गए हैं। नजफगढ़ में नया स्टेडियम, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। कैर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। मुंडेला में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। पूटकला में सिंथेटिक ट्रैक बनके तैयार हो गया है। प्रहलादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। कटेवड़ा में सैंक्शन हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा। मित्राओं गांव में, झड़ोदा में, समसपुर में, इन सब जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं नहीं समझता कि गांव देहात के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया होगा। और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गांव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा गांव देहात की जो समस्याएं हैं उस पे मैं 2 शब्द करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि काफी सारे गांव ऐसे हैं जो कच्ची कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं। एक साथ कच्ची कॉलोनियों की दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के पहले बहुत बुरा हाल था। न सड़कें थी, न पानी था, न सीवर थे, कुछ भी नहीं था। एक साथ हमने पिछले 3 साल में, मैंने कहा एक साथ बजट लगा दो। और आपको जान के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में लगभग 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। 1800 में से मात्र 850 कॉलोनियों, 884 कॉलोनियों के अंदर पानी की व्यवस्था थी। हमारी सरकार बनने के बाद सारी कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था कर दी हम लोगों ने, सारी कच्ची कॉलोनियों में। सीवर की केवल 230 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था थी, 750 कॉलोनियों में कर दी।
और 1 साल के अंदर बजट पास कर दिया है। सारी कॉलोनियों के अंदर सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। मात्र 262 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनी हुई थी, 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। 1 साल के अंदर बाकी सारी कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। इसी तरह से अपने 360 गांव जो हैं, अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया, हम एस्टीमेट बना रहे हैं। सारे 360 गांव के एक साथ जितनी सड़कों की कमी है, पानी की पाइपलाइन की कमी है, सीवर की पाइपलाइन की कमी है और पानी की निकासी, ये चारों चीजें एक साथ अगले बजट में सारे 360 गांव के लिए सैंक्शन कर देंगे। एक साथ काम शुरू हो जाएगा। आपकी जो टूटी सड़कें हैं, आपके टूटे सीवर हैं, पानी की पाइपलाइन है, ये सारे काम एक साथ करा देंगे। जब मैं यहां आ रहा था मेरे को बताया गया एक कंझावला से कराला और पूट की सड़क बहुत खराब है, इसको भी ठीक करा देंगे। नांगलोई से नजफगढ़ रोड जो है उसका बहुत बुरा हाल है, लेकिन वहां पे पानी की निकासी की समस्या है, तो उसकी पानी की निकासी की समस्या भी ठीक करा रहे हैं और उस सड़क को भी ठीक करा रहे हैं। दोनों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। गांव देहात में धारा 81 और धारा 33 की समस्या रहती है, इसके लिए मैं भी बहुत लड़ा हूं। हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया था 2 साल पहले, उसको हमने सेंटर में भी भेजा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी साहब के हाथ में है। मेरी तरफ से मैं उनके से बात बीच बीच में उठाता भी रहता हूं, उठाता भी रहूंगा, आपके साथ मैं संघर्ष करता रहूंगा। यहां पे बगल में लिबासपुर में अभी शानदार स्कूल बना है, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस। सोचो, गांव देहात के अंदर कभी किसी सरकार ने, हमारे से पहले 75 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना शानदार स्कूल बनाया है, दूर दूर से लोग इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराने आ रहे हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया, मंत्री जी ने 990C बस का उद्घाटन किया गया है। बवाना से रिठाला मेट्रो स्टेशन जाएगी और बीच में बरवाला, पूट खुर्द और प्रहलादपुर गांव भी ये जोड़ेगी रिठाला स्टेशन से। बात केवल एक इसकी नहीं है, आपका बेटा और आपका छोटा भाई कैलाश गहलोत जब से परिवहन मंत्री बना है, ये लड़ के जितनी नई बसें खरीदते हैं सारी ये देहात में लगवा देता है। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी बसें इन दिनों में पिछले 2-3 साल में देहात में लगी हैं, पहले शायद कभी इतनी बसें आपने चलती हुई देहात में नहीं देखी होगी। सबसे कमी तो देहात में ही रह जाती थी। कभी कहते थे हमारी इतनी वो नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, सवारियां नहीं है, तो बस घाटे में चले या फायदे में चले। जनता को, सरकार कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी बैठी है जनता से, सरकार तो सहूलियत देने के लिए बैठी है। तो सहूलियत दे रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं। और एक मुद्दा है डीटीसी पेंशन का, जो डीटीसी पेंशन के कई सारे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई साहब। डीटीसी पेंशन के मेरे को बड़ा बुरा लगता है। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में इतना बुजुर्ग होके आप लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी, डीटीसी पेंशन की बहुत ज्यादा समस्या थी। कहते थे कि पहले डीटीसी वाले अपना एक फंड बनाओ, उस फंड के ब्याज से डीटीसी की पेंशन दी जाएगी। अब 7th पे कमीशन भी हमने लागू किया था आप लोगों के साथ ही, है कि नहीं है? हमने एरियर भी दिलवाए थे आपके सारे। हमने आने के बाद ये तय किया, भाई डीटीसी के पास अपना कोई फंड वंड नहीं है, डीटीसी नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार पेंशन देगी आपकी। तो 2014 से, तब से 15 से जब से हमारी सरकार बनी, तब से दिल्ली सरकार आपकी पेंशन देती आ रही है। टाइम पे पेंशन मिला करती थी। 1 साल से समस्या हो रही है कि नहीं है? 1 साल से समस्या हो रही है। आज मौका नहीं है, मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता, आज मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, लेकिन 1 साल से ही क्यों समस्या हो रही है, सोचने के लिए बात है। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, आपको यकीन, पिछले हफ्ते में एलजी साहब से भी मिलके आया। मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, डीटीसी पेंशन रोकना ठीक नहीं है किसी की भी, और लड़ाई झगड़े जितने हम कर लेंगे, लेकिन तो एलजी साहब को भी मैंने मना लिया, एलजी साहब मान गए हैं। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, फाइल मैंने मंगा ली है।
मैं बहुत जल्दी आपकी सारी पेंशन रिलीज कराऊंगा, आप चिंता ना करो। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से बमबारी और रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, जिसमें भारी तबाही हो रही है। इजराइल हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों में बच्चों की जानें जा रही है और दुनिया खामोश है। 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो, वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गयूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है। मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि असदुद्दीन ओवैसी ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग तकलीफ महसूस करते हैं और लोग पूछते हैं कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम जिना करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम अपने ही हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं? सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा? जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे, तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में जब तक बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पर कामयाबी हासिल नहीं किया, उसकी पेशानी पर बल रहता था। बास जगह मैंने पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक फलस्तीन पर कामयाबी हासिल नहीं किया वो मुस्कुराता नहीं था। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता? तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं करते, सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुराएगा? सलाहुद्दीन के पेशानी से बल कैसे जाएगा जब क़िबले अव्वल मेरे साथ नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं।
और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है। अब दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट ले रहा है। सुबह के समय हल्की गुलाबी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश होने की आसार है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को भी बरकरार रही। आलम यह रहा कि दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर यानी कि खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट एक बार फिर सही साबित हुआ। यमुनोत्री धाम सहित सप्त ऋषिकुंड आदि ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार दोपहर तक जमकर बारिश हुई। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों तक ऐसा अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।